Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about अस्थमा यानी कि दमा. अब इससे पहले जो है वो हम पढ़ चुके हैं कि एम्फीसीमा कुछ डिसऑर्डर्स जो है वो हमने शुरू किए थे रेस्पिरेटरी ट्रैक के, जिसमें एम्फीसीमा पढ़ा हमने, ब्रोंकाइटिस पढ़ा और इसके अलावा जो है वो निमोनिया को पढ़ा था. उससे नेक्स्ट जो डिसऑर्डर आ रहा है उसका नाम क्या है? अस्थमा या दमा. उर्दू में इसको दमा कहते हैं. अब बेसिकली दमा या अस्थमा जो है वो एक एलर्जिक रिएक्शंस होता है, ठीक है. और कोई भी एलर्जेंस क्या होते हैं आपके पास? कोई पोलन्स वगैरह हो सकते हैं. पोलन्स जो है वो फ्लावर्स वगैरह में पाए जाते हैं, ठीक है. तो वो हो सकते हैं. इसके अलावा जो है वो कोई डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं. तो जब भी जो है वो ऐसे लोग जिनका जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सिस्टम बन जाता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, एल्वियोलाई वगैरह, वहाँ पर ये जो एस्थमा होता है ये तकरीबन मिलता जुलता होता है ब्रोंकाइटिस से. थोड़ा सा डिफरेंस होता है, देखते हैं क्या डिफरेंस होता है. ये एक तरह की एलर्जी है जिसमें ब्रोंकाई में सोजिश हो जाती है. अगर आपको याद हो तो ब्रोंकाइटिस में भी आपने पढ़ा था क्या? इन्फ्लेमेशन इन ब्रोंकाई. तो यहाँ पर भी क्या हुआ? ब्रोंकाई में स्वेलिंग हुई है, इन्फ्लेमेशन हुई है, सोजिश हुई है, जिसमें ज़्यादा म्यूकस बनता है और हवा की नालियों में सिकुड़ाव आ जाता है, ठीक है. तो इसमें फ़र्क क्या होता है कि ये एलर्जी रिएक्शंस होता है. यहाँ पर ये डायग्राम में देखें तो ये नॉर्मल जो है वो एल्वियोलाई दिखाई गई आपको, सॉरी ब्रोंकाई दिखाई गई है, एक नॉर्मल है, ठीक है. और यहाँ पर ये क्या, मसल रिलैक्स्ड, ये वाले मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हैं. और नॉर्मल लाइनिंग है, इसकी लाइनिंग भी देखें नॉर्मल है. नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस, अमाउंट देखें म्यूकस की, तो वो भी क्या नॉर्मल है. बट यहाँ पर ये जो है ना, ये अमाउंट है म्यूकस की. यहाँ पर देखें तो म्यूकस की अमाउंट क्या हो चुकी है? ज़्यादा हो चुकी है. म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है इसमें. और ये लाइनिंग जो है वो इसकी ये भी क्या हो चुकी है? स्वॉलन हो चुकी है, फूल चुकी है. तो ये इसके अंदर क्या होता है कि और यहाँ पर देखें मसल्स भी क्या हो चुके हैं? टाइटन्स हो चुके हैं, मसल्स भी टाइट हो चुके हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है? सिकुड़ाव आ जाता है. यहाँ पर ये देखें मसल रिलैक्स है, तो सिंपल थी, ये नॉर्मल थी. लेकिन यहाँ पर मसल्स क्या हो चुके हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, टाइटन हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये सिकुड़ाव पैदा हो गए इसमें. तो यहाँ पर लिखा हुआ है नालियों में सिकुड़ाव आ जाता है. तो सिकुड़ाव किस वजह से आता है? क्योंकि इसमें ये मसल्स होते हैं, मसल्स टाइट हो जाते हैं. दमे के मरीज़ में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स एलर्जी पैदा करने वाले मुख्तलिफ अवामिल्स एलर्जेंस, जैसे मैंने अभी बताया था, मसलन गर्द, धुआं, खुशबू, पोलन्स वगैरह के एहसास होते हैं. यहाँ पर देखें ये कुछ जानवरों से भी जो है वो, इनकी बॉडी से भी जो है वो कुछ ऐसे केमिकल्स खारिज होते हैं जो कि इंसान के लिए जो है वो ना, आप कह सकते हैं कि अस्थमा ट्रिगर्स हैं. इसके अलावा जो है वो मोल्स वगैरह हैं, फंजाई की टाइप्स हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं कुछ, इसके अलावा स्मोक केमिकल्स, ठीक है. और इसके अलावा जो है वो कुछ ऐसे केमिकल्स, डोर केमिकल जैसे लिखा हुआ है, केमिकल ऑर्डर्स, ठीक है. बहुत से केमिकल्स ऑर्डर इस तरह के होते हैं. कुछ लोगों को जो है वो डिफरेंट परफ्यूम से जो है वो एलर्जी हो जाती है. तो इसके अलावा जो है वो यहाँ से लिखा हुआ है ग्रास एंड वीड्स, कुछ ग्रास, जिस तरह मैंने बताया पोलन्स होते हैं. तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये अवामिल हैं, ये वो अवामिल हैं जिनसे जो है वो ट्रिगर होता है, जिनसे अस्थमा होता है. दमे के मरीज़ में ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स एलर्जी पैदा करने वाले मुख्तलिफ अवामिल, ठीक है, जिस तरह हमने ये सारा एक्सप्लेन कर दिया. जब ऐसे किसी एलर्जन का सामना होता है तो हसास हवा की नालियाँ फौरी और गैर मामूली रद्द-ए-अमल दिखाती हैं और सिकुड़ जाती हैं. कैसे सिकुड़ी थी वो मैंने आपको दिखाया. यहाँ पर भी देखें तो यहाँ पर भी इनमें ये देखें, ये नॉर्मल है और इनमें जो है वो क्या हो चुका है? सिकुड़ाव आ चुका है. और यहाँ पर ये नॉर्मल है म्यूकस मेम्ब्रेन, और यहाँ पर म्यूकस मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा थिक हो चुके हैं, इसमें म्यूकस ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस हो चुके हैं. तो रद्द-ए-अमल दिखाती हैं, सिकुड़ जाती है. साल में मरीज़ को सांस लेने में क्या होती है? मुश्किल होती है. अब इसकी अलामात क्या होंगी? दमे की अलामात मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ होती हैं. आम अलामात क्या होती है? सांस का उखड़ जाना, ख़ास तौर पर मुशक्क़त करते वक्त सांस उखड़ेगा. इसके अलावा क्या होगी? खरखराहट होगी, आवाज़ जो है वो सीटी बजेगी जब बाहर निकालेंगे या सांस अंदर लेकर जाएंगे. खांसी और सीने में तंगी का एहसास है. दमे के इलाज में ऐसे केमिकल्स दिए जाते हैं जिनमें ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स को खोलने की सलाहियत होती है. ऐसी दवा इन्हेलर्स की शक्ल में दी जाती है.
यहाँ पर देखें ये फ़ीमेल जो है वो एक दमे की पेशेंट है, तो इसके हाथ में जो है वो ये क्या है, एक इन्हेलर है, और इस इन्हेलर के अंदर इस तरह की मेडिसिन मौजूद है जो कि इनको जो है वो ब्रोंकाई को क्या करेगी, ओपन अप करेगी। ठीक है, कहते हैं ब्रोंको डायलेटर कहते हैं ऐसी मेडिसिन जो इसमें यूज़ होती हैं, ब्रोंको डायलेटर, जो कि इसको डायलेट करती हैं, इसको ओपन करती हैं, ताकि इजीली पेशेंट जो है वो इजीली क्या कर सके, सांस जो है वो अपना बहाल कर सके। तो यहाँ पर देखिए ये इन्हेलर की मदद से क्या होता है, मेडिसिन को लिया जाता है और डायरेक्ट जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाती है, ताकि वहाँ पर जो कंट्रैक्शन हो चुकी है उसको जो है वो ठीक किया जा सके। नेक्स्ट है जी फेफड़ों का कैंसर, लंग कैंसर। फेफड़ों के कैंसर से मुराद फेफड़ों के टिश्यूज़ में बेकाबू डिवीजन्स, सेल डिवीजन्स की बीमारी है। अगर आपको 9th क्लास में याद हो तो हमने जो है वो माइटोसिस मियोसिस में जो है वो डिस्कस किया था, माइटोसिस में कि जब जो है वो सेल की डिवीज़न जो है वो बेकाबू हो जाती है तो उसे आपके कहते हैं कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो फेफड़ों के कैंसर से भी यही होता है कि उनमें जो है वो डिवीज़न जो होती है वो काबू में नहीं रहती। अब अगर आपको वहीं से 9th क्लास से आपको लेकर चलूँ तो आपको याद होगा कि आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसके पास होती है, डीएनए के पास होती है। तो इसका मतलब अगर सेल डिवीज़न जो है वो बेकाबू होगी तो किसकी वजह से होगी, जब डीएनए में चेंजिंग आएगी, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो उसके पास है सेल जो है वो कब डिवाइड होना है कब नहीं होना। तो जब जो है वो डीएनए डैमेज हो जाए तो फिर डिवीज़न जो होती है वो इस काबू में नहीं रहती और सेल जो है वो धड़ाधड़ डिवाइड होते रहते हैं, जिससे जो है वो क्या हो जाते हैं, ट्यूमर्स बन जाते हैं, सोलियाँ बन जाती हैं। सेल्स किसी कंट्रोल के बगैर तकसीम होना जारी रखते हैं और सोलिया यानी ट्यूमर्स बना डालते हैं। ये सेलुलर ग्रोथ फेफड़ों से निकलकर दूसरे करीबी टिश्यूज़ में भी दाखिल हो सकती है। इसकी आम अलामात सांस की तंगी, खांसी जिसमें खून की खांसी भी शामिल है और वज़न में कमी होना है। अच्छा, यहाँ पर देखें तो ये मैंने एक प्रोसेस जो है वो शो किया हुआ है। आई होप कि इसको अंडरस्टैंड करने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि पहले ये भी पढ़ ही लें। किसी भी कैंसर की बड़ी वजह क्या होती है, कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि कैंसर का बाइस बनते हैं। जैसे कि सिगरेट के धुएं में होते हैं आयोनाइजिंग, इसके अलावा क्या है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं, वायरल इन्फेक्शंस हैं। तंबाकू नोशी फेफड़ों के कैंसर की बड़ी वजह है और तंबाकू नोशी ना करने वालों में फेफड़ों के कैंसर का ख़तरा बहुत कम होता है। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, किसी भी कैंसर की बड़ी वजह क्या होती है, कार्सिनोजेंस। यहाँ पर एक कार्सिनोजन है ये वाला, और यहाँ पर देखें ये क्या है, सिगरेट स्मोक्स इन्हेलर। इसने जो है वो फर्स्ट टाइम क्या किया है, सिगरेट पिया, ये पहले भी सिगरेट पी रहा था। इसके सेल्स क्या थे, ये नॉर्मल सेल था और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आपको पता है, डीएनए पाया जाता है। अब ये देखें ये डीएनए यहाँ पर मौजूद था, ये जो केमिकल है ये क्या करेगा, यहाँ पर आकर बाइंड करेगा और इसके पास वो इन्फॉर्मेशन थी जो कि बता रही थी कि सेल जो है वो कब डिवाइड होना है। अब इसने जो है वो इसके साथ बाइंड कर दिया और इसको ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर देखें डीएनए डक्ट फॉर्मेशन, म्यूटेशन होगी डीएनए में, क्या होगी, म्यूटेशन। जब भी डीएनए में कोई चेंजिंग होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, म्यूटेशन कहेंगे। अब डीएनए के अंदर क्या हो चुकी है, म्यूटेशन। अब इसके पास जो है वो इन्फॉर्मेशन नहीं कि सेल जो है वो कब डिवाइड करना है कब नहीं, तो अब जो है ये सेल क्या करेगा, डिवाइड होता रहेगा। अब देखें ये नॉर्मल सेल था, इसके अंदर नॉर्मल डीएनए, इसके अंदर नॉर्मल डीएनए भी मौजूद नहीं है और सेल जो है वो डिवाइड होते जा रहे हैं और अल्टीमेटली इन्होंने क्या बना दिया, कैंसरस पार्ट। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, कैंसरस पार्ट है। तो इस तरह जो है वो ये स्पेशली केमिकल्स जो हैं वो धुएं में पाए जाते हैं और स्पेशली जो है वो सिगरेट के धुएं में पाए जाते हैं। इसके अलावा रेडिएशन का भी यही काम होता है, जब रेडिएशन आती हैं वो इसके ऊपर पड़ती हैं, डीएनए में म्यूटेशन होती है और वो अनकंट्रोल, इस तरह वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी ये काम हो सकता है। इसके अलावा कहता है कि सिगरेट के धुएं में 50 से ज़्यादा ऐसे कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं जिनकी पहचान हो चुकी है। तो सिगरेट का धुआं देख लें कितना जहरीला है कि उसमें 50 से ज़्यादा क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस होते हैं। ये आपका एमसीक्यूज़ भी है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, पैसिव स्मोकिंग। अक्सर पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, पैसिव स्मोकिंग से क्या मुराद है। पैसिव स्मोकिंग यानी किसी दूसरे की स्मोकिंग से पैदा होने वाले धुएं का सांस के ज़रिए अंदर जाना भी फेफड़ों के कैंसर की एक वजह है। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में तकरीबन, दुनिया तो नहीं, पाकिस्तान के अंदर स्पेशली जो है वो हर शख्स, आई थिंक सो कि वो स्मोकर है। क्या ख्याल है आप लोगों का,
जी, अल्टीमेटली हम देखें, हम लोग जो है वो किसी ऐसे शख्स के पास बैठे हुए हैं जो कि स्मोकिंग कर रहा है, और हर शख्स तकरीबन अपनी पूरी लाइफ में कभी ना कभी जो है वो ऐसे बंदे के पास ज़रूर बैठा हुआ है जो कि क्या करता है, स्मोकिंग करता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर वो स्मोकिंग कर रहा है तो हम भी क्या कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसके सिगरेट का धुआं जो है वो हम अपने सांस के ज़रिए अंदर लेकर जा रहे हैं, और ये वो धुआं जो है वो ना ज़्यादा ख़तरनाक होता है एज़ कम्पेयर टू पीने वाले के। चूँकि जो सिगरेट पी रहा है वो उसमें फ़िल्टर यूज़ हुआ है, और वो ख़ुद फ़िल्टर के ज़रिए पी रहा है। मीन कुछ ना कुछ जो कार्सिनोजेंस हैं वो फ़िल्टर करके पी रहा है। लेकिन जो बंदा सामने बैठा हुआ है, वो जो उसके फ्रंट से धुआं आ रहा है, उसमें कोई फ़िल्टर इस्तेमाल नहीं हुआ, जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है आपके लिए। तो यहाँ पर एक डायग्राम में भी मैंने यही समझाने की कोशिश की हुई है कि ये आदमी जो है वो सिगरेट पी रहा है, और यहाँ से इसके जो फेस से ये जो धुआं जो है वो आ रहा है और इनको खींच रहा है, यानी कि इनको मौत की तरफ लेकर जा रहा है, कैंसर की तरफ। तो देखें, वो धुआं जो स्मोकिंग ये बंदा कर रहा है, लेकिन नुकसान इनको भी हो रहा है। इसका मतलब हम भी महफूज नहीं है। तो ये है जी पैसिव स्मोकिंग। फेफड़ों के कैंसर की एक वजह है। सिगरेट के जलते हुए किनारे से निकलने वाला धुआं इस धुएं से ज़्यादा ख़तरनाक होता है जो फ़िल्टर वाले किनारे से निकलता है। तो ये मैंने आपको बात बता दी है। फेफड़ों के कैंसर से बचाव के लिए एक इब्तदाई मंजिल स्मोकिंग का ख़त्म होना है। अगर फेफड़ों के कैंसर से बचना है तो उसके लिए हमें स्मोकिंग को क्या करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। आलमी दायरा सेहत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हुकूमतों को तंबाकू के इश्तिहार बंद करने का कहा है ताकि नौजवानों को स्मोकिंग इख्तियार करने से बचाया जा सके। आजकल तो यंगस्टर जो होते हैं वो ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। स्मोकिंग के बुरे असरात। अब स्मोकिंग के बुरे असरात क्या होते हैं? सिगरेट और इसके धुएं में मौजूद केमिकल्स की वजह स्मोकिंग नुकसानदेह है। तंबाकू के धुएं में 4000 से ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, केमिकल्स होते हैं। वो सिगरेट का धुआं जो आप रोज़ देख रहे होते हैं उसमें टोटल 4000 से क्या होते हैं, ज़्यादा किस्म के केमिकल्स होते हैं, जिनमें से 50 कम अज़ कम ऐसे हैं जो कि क्या कार्सिनोजन है, यानी कि जो कि कैंसर पैदा कर सकते हैं। बहुत से दूसरे जहरीले केमिकल्स भी होते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जस्ट जो है वो स्मोकिंग से सिर्फ कैंसर या फेफड़ों की बीमारी होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सी बीमारियां होती हैं, देखते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है स्मोकिंग अंदर का बीमारी फेफड़ों का कैंसर है, और ये स्मोकर्स में अमवात की बड़ी वजह है, जिस तरह मैंने बताया। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। स्मोकिंग से बहुत से डिजीज़ पैदा होती हैं। सिगरेट का धुआं इंसान के जिस्म पर सर से पाँव तक असर करता है। स्मोकर्स में ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन जाने वाली बहुत सी बीमारियां पैदा होने का ख़तरा दूसरों की निस्बत क्या होता है, कहीं ज़्यादा होता है। स्मोकिंग से अब क्या हो सकता है, गुर्दों, ओरल कैविटी, लैरिंक्स, छाती, मसाना और पेंक्रियाज वगैरह में भी कैंसर हो सकता है। गुर्दे का आपको पता है, ओरल कैविटी आपके मुंह के अंदर जो स्पेस होती है, लैरिंक्स, ठीक है, हम पीछे पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में। छाती का वही आ जाएगा, चेस्ट इन्फेक्शन, चेस्ट का कैंसर। इसके अलावा मसाना, मसाना आपको पता है यूरिनरी ब्लैडर को कहते हैं, और पेंक्रियाज भी, उसका भी जो है वो कैंसर हो सकता है। तंबाकू के धुएं में मौजूद बहुत से केमिकल्स हवा की नालियों को तोड़ते हैं, जिससे एम्फीसीमा और दूसरे रेस्पिरेटरी अमराज जन्म देते हैं। ये भी एक जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। निकोटीन। निकोटीन एक ताकतवर जहर है, और इसे माजी में शराब कश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। अब ये निकोटीन जो है वो आपके धुएं में पाई जाती है। स्मोकिंग के दौरान ये जो होती है निकोटीन, ये सांस के ज़रिए अंदर जाती है, तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंचती है, और इससे भी क्या करती है, इसकी दीवारों को सख्त करती है, बल्कि दिमाग के टिश्यू को भी नुकसान पहुंचाती है। क्या? ये निकोटीन। नेक्स्ट देखें, स्मोकिंग का असर सर्कुलेटरी सिस्टम पर भी होता है। स्मोकिंग का असर सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि आपका जो ब्लड का सिस्टम है उसके ऊपर। तंबाकू के धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत को क्या कर देती है, कम कर देती है। अब बेसिकली होता है क्या है कि तंबाकू के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद होती है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो आपको बताया, हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करना। अब बजाय इसके कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करे, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करती है, जिसकी वजह से और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। धुएं में मौजूद बहुत से दूसरे केमिकल्स ब्लड प्लेटलेट्स बनने के अमल को तेज़ करते हैं। अब बहुत से धुएं के अंदर केमिकल मौजूद होते हैं जिससे जो है वो प्लेटलेट्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है।
प्लेटलेट्स की तादाद नॉर्मल से ज़्यादा हो तो खून को गाढ़ा कर देते हैं। अगर आपको याद हो 9th क्लास में आपने पढ़ा था, तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता था, खून को जो है वो गाढ़ा करना। अब प्लेटलेट्स की तादाद कम हो तो खून क्या होता है, पतला हो जाता है, जिस तरह जो है वो डेंगू में होता है और आपने इसको पढ़ा हुआ है। और इसका नतीजा आर्टीरियोस्क्लेरोसिस होता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में खून गाढ़ा हो जाता है और आर्टरीज की दीवारें जो होती हैं वो सख्त हो जाती हैं। स्मोकर्स में इन्फेक्शन ख़ास तौर पर फेफड़ों का ख़तरा भी ज़्यादा होता है। मिसाल के तौर पर स्मोकिंग से तबदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस टीबी की बीमारी को वो कह रहा है। इसके अलावा ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ से, स्मोकिंग का दांतों पर क्या असर होता है। स्मोकिंग दांतों के कमज़ोरी और इन पर रंग चढ़ जाने की भी जिम्मेदार है। हमने अक्सर देखा होगा जो स्मोकर्स होते हैं उनके जो टीथ होते हैं वो येलो में होंगे। बेसिकली वो केमिकल्स की वजह से होता है जो कि उसके अंदर पाए जाते हैं स्मोक के। स्मोकर्स में दांत गिनने का अमल नॉन स्मोकर्स की निस्बत 2 से 3 गुना क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर आप देखें ये एक नॉर्मल है और यहाँ पर आप देखें एक स्मोकर के फेफड़े पड़े हुए हैं, तो देखें कितनी चेंजिंग हो चुकी है। तो खुदारा वो लोग जो स्मोकिंग करते हैं आपके इर्द गिर्द उन्हें मना करें। स्मोकिंग जो है वो हेल्थ के लिए क्या होती है, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। और ख़ुद भी स्मोकिंग नहीं करनी, ठीक है। ख़ुद स्मोकिंग से मुराद क्या है कि आपने पैसिव स्मोकिंग भी नहीं करनी, अवॉइड करना उससे भी। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।